विद्युत धारिता। ठीक है, चलिए देखते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता यानी किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? यानी किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। यानी विद्युत धारा जो होता है, यानी किसी चाल में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया। ठीक है, परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋण आवेश है उनके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यह एक ऐसा राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अब इसका नोट है, विद्युत धारा के मात्रा का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर 1775 से 1836 के बीच में दिया था। किसने दिया था? आंद्रे मेरी एम्पियर नाम की फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर एम्पियर रखा गया। यानी विद्युत धारा के मात्रा का नाम जो है किसके? आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर, फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर एम्पियर रखा गया है। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यानी अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब है प्रति सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक सिरे से दूसरे सिरे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और क्या हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करती है। क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा खर्च करती है। अब धारा घनत्व, इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व किससे कहते हैं? इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I/A, जहाँ I चालक तार में प्रवाहित धारा एवं A चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि? एक सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र m0 L-2 T0 1/1 या L-2 1/1 होता है। ठीक है, अब प्रतिरोध के बारे में आते हैं। यानी किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर चालक में परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं?
यानी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है? ओम होता है। यानी प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? ओम होता है। नोट है, मानव शरीर यानी शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻6 ओम होती है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? 10⁻6 ओम होती है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ओम का नियम कहता है यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियम अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर RI या I बराबर V बाई R या R बराबर V बाई I होता है। ठीक है, यानी ओम का नियम क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू I यानी V बराबर RI होता है, जहाँ R क्या है? नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R को क्या? R नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जो विभवांतर तथा धारा के अनुपात के बराबर होता है। जो विभवांतर तथा धारा के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत प्रतिरोध का बीमा होता है ml² T-2 A-2 होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब नोट में देखते हैं, अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। यानी अर्धचालक जो होता है ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध से क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगुनी हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। यदि प्रतिरोध दुगुनी हो जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? आधी रह जाती है। अब स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परावर्तित प्रतिरोध कहते हैं। यानी स्रोतों की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परावर्तित प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परावर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रण कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। कोई चालक होता है उसका प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की प्रकृति पर। किस पर? चालक की प्रकृति पर। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी जो होता है विद्युत धारा का क्या होता है? सबसे अच्छा चालक है। यानी उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। दूसरा है चालक के ताप पर। चालक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। लेकिन ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चालक की लंबाई। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होती है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है।
अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अब है नोट है, अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, तथा अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर किसी चालक का तार की लंबाई x गुना हो कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, तथा अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब है ओमीय प्रतिरोध। क्या है ओमीय प्रतिरोध? ओमिक रेजिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैग्नीज का तार, क्या है मैग्नीज का तार, ओमीय प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध, डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। अब है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई l और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तो r प्रोपोर्शनल टू l बाई a, जहाँ r बराबर सिग्मा l बाई a, r बराबर होता है रो सहित l बाई a, जहाँ रो एक क्या नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। जहाँ रो एक क्या है नियतांक है जिसे चालक तार का क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मान चालक पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है। इसका मान जो होता है चालक पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है। यदि l बराबर 1 और a बराबर 1 है तो r बराबर रो सहित 1/1 या r बराबर रो होता है। अब है अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ से बने एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक ओम मीटर होता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का होता है। अब आते हैं चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं। जी बराबर होता है 1/r। इसकी ऐसा इकाई पर ओम होता है। चालकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, पर ओम होता है, जिसे महो कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, महो कहते हैं। इसका ऐसा इकाई सीमेन भी होता है। यानी चालकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, सीमेन भी होता है। अब आते हैं विशिष्ट चालकता के बारे में। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। रो बराबर होता है 1 सिग्मा बराबर होता है 1 रो। इसकी ऐसा इकाई पर ओम पर मीटर होता है। यानी विशिष्ट चालकता का ऐसा इकाई क्या होता है, पर ओम पर मीटर होता है। पर ओम पर मीटर होता है। प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी सामान्यतः प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है। जो प्रतिरोध का संयोजन होता है, प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली समान धारा है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन की पहचान प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का समान होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अब नोट में दिया हुआ है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ओम मीटर किसको नापता है? विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका यह सही मात्रा क्या होता है? वाट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथों में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की क्या है? शक्ति हो। अब किलोवाट घंटा मात्रक है वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000। वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000, वाट गुने घंटा बटा 1000। ठीक है। अब यदि किसी बल्ब पर 60 वाट से 220 वाट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो प्रति घंटा 60 वाट की शक्ति व्यय होगी। यानी 1 किलोवाट हावर बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। एम्पियर किसे कहते हैं? यानी परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अब है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होना चाहिए। अब है एमीटर और वोल्ट मीटर की तुलना। एमीटर और वोल्ट मीटर की तुलना। अब है एमीटर वोल्ट मीटर। पहला है यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को एम्पियर में मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को एम्पियर में मापता है। वोल्ट मीटर जो है यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट में मापता है। जो वोल्ट मीटर होता है यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट में मापता है। दूसरा है यह विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। जो एमीटर जो होता है यह विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। वोल्ट मीटर जो होता है यह विद्युत परिपथ को समानांतर क्रम में जोड़ता है। वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत परिपथ को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा कह रहा है इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है। इसका स्केल जो होता है एम्पियर में अंकित रहता है। और वोल्ट मीटर जो है इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। यह जो है एक गैल्वेनोमीटर में होता है जिसके समानांतर क्रम में कम मान का एक प्रतिरोध अर्थात शंट लगा होता है। और यह एक गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली को समानांतर में लगे हुए निम्न प्रतिरोध अथवा शंट के तार को हटाकर कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और स्केल का अंशांकन वोल्ट में कर दिया जाता है। यानी एम्पियर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए इसकी कुंडली को समानांतर क्रम में लगे हुए निम्न प्रतिरोध अर्थात शंट के तार को हटाकर
कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और स्केल का अंशांकन वोल्ट में कर दिया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के श्रेणीक्रम में लगे उच्च प्रतिरोध को हटाकर कुंडली के समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का एक तार अर्थात शंट जोड़ दिया जाता है और स्केल का अंशांकन एम्पियर में कर दिया जाता है। अब आर प्रतिरोध वाले एमीटर को माप सीमा x गुना बढ़ाने के लिए उसके समानांतर क्रम में R/x-1 का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। आर प्रतिरोध वाले एमीटर को माप सीमा x गुना बढ़ाने के लिए उसके समानांतर में R/x-1 का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। आर प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की माप x गुना बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में x-1/R का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। अब है गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र होता है। ठीक है, इसकी सहायता से 10⁶ एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। ठीक है, इन गैल्वेनोमीटर की सहायता से 10⁶ एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट का उपयोग, शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट जो है अत्यंत कम प्रतिरोध वाला एक तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर उसमें क्या बनाया जाता है? वोल्ट मीटर बनाया जाता है। अब पहला है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा करते रहना पड़ता है। खर्च हुई स्रोत की इस ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में तथा ऊर्जा का शेष भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है, जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। जो साधित्रों के ताप में क्या करती है? वृद्धि करती है। साधित्रों में ताप बढ़ने की इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। साधित्रों में ताप बढ़ने की इसी घटना को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब साधित्र में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² RT, जहाँ H उत्पन्न ऊष्मा, I साधित्र में बहने वाली धारा, R साधित्र का प्रतिरोध, T धारा बहने का समय है। अब इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम भी कहते हैं। यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जूल का तापन नियम भी कहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमपाती, दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमपाती तथा तीसरा उस समय के अनुक्रमपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपभोग। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपभोग। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है, जैसे विद्युत बल्ब में। अब आते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन यानी गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। क्या है? प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनना चाहिए। प्रायः
बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। यानी बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। जिससे उसके तंतु की आयु में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। यानी तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा अधिकांश क्या हो जाता है? ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है, परंतु इसका एक अल्प भाग यानी 5 से 10% विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और समान उपभोग विद्युत परिपथों में उपभोग होने वाला फ्यूज है। यानी जूल तापन का एक और समान उपभोग विद्युत परिपथों में उपभोग होने वाला क्या है? फ्यूज है। अब है विद्युत फ्यूज। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन 63% व शीशा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणीकरण में जोड़ा होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणीकरण में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। एक फ्यूज अति भारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। एक फ्यूज अति भारण से क्या करता है? विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाता है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक क्या जाता है? बढ़ जाती है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित है। विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग होता है, जो निकेल 80% एवं क्रोमियम 20% से बना होता है। निकेल जो होता है 80% है, क्रोमियम जो होता है 20% से बना होता है। अब है लघुपथन शॉर्टिंग को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री में 1.5 एम्पीयर की फ्यूज की आवश्यकता होती है। लघुपथन को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री में 1.5 एम्पीयर की फ्यूज की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में अविभाजित हो जाते हैं। यानी अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसकी खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने की थी। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित हो सकती है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। अब जिस बर्तन में वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, जिस बर्तन में वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। यानी जिस बर्तन में वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। अब फैराडे को विद्युत अपघट्य के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। माइकल फैराडे ने 1834 में वैद्युत अपघटन के 2 नियम प्रस्तुत किए। माइकल फैराडे ने 1834 में वैद्युत अपघटन के 2 नियम प्रस्तुत किए। प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित हुए संपूर्ण विद्युत आवेशों के अनुक्रमपाती होता है। यानी प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान
वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित हुए संपूर्ण विद्युत आवेश का अनुक्रमपाती होता है। प्रथम नियम फिर से देखते हैं। प्रथम नियम कह रहा है फैराडे का प्रथम नियम, यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघटन में प्रवाहित हुए संपूर्ण विद्युत आवेश के अनुक्रमपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी का है पहला नियम में, यानी कह रहा है एम प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी एम प्रोपोर्शनल टू आई टी, जहाँ आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, या एम बराबर जेड आई टी, जहाँ जेड क्या नियतांक है जिसे मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, मुक्त हुए पदार्थ का। ठीक है, अब इसका मान जो होता है भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी इसका मान एकत्रित आयन वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इसका जो मान होता है एकत्रित आयतन वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस तत्व का वह द्रव्यमान है जो उस तत्व के वैद्युत अपघट्य में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होता है। यानी किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस तत्व का वह द्रव्यमान है जो उस तत्व के वैद्युत अपघट्य में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का यह सही मात्रक केजी पर कूलम्ब होता है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का यह सही मात्रक केजी पर कूलम्ब होता है। द्वितीयक नियम, यदि विभव वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए पदार्थों की द्रव्यमान उसके संगत रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमपाती होते हैं। यानी द्वितीय नियम कहता है विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उसके संगत रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमपाती होते हैं, यानी M प्रोपोर्शनल टू E, यानी M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2 होता है। अब नोट में है सभी तत्वों के लिए रासायनिक तुल्यांक E तथा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का अनुपात एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। अब इस नियतांक को फैराडे नियतांक F कहते हैं। इसका मान 9.65 × 10⁻7 कूलम्ब प्रति तुल्यांक भार अथवा 96,500 कूलम्ब प्रति ग्राम तुल्यांक भार होता है। रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, पहला है सेल, दूसरा है विद्युत लेपन, तीसरा है विद्युत निष्कर्षण, चौथा है विद्युत मुद्रण, पांचवा है सेल की ध्रुवता ज्ञात करना, सेल की ध्रुवता ज्ञात करना। अब है विद्युत लेपन में जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड प्लस लेते हैं तथा जिस पर लेप चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं, यानी जिस पर लेप चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं। ठीक है, अब है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में कोपेनहेगन के निवासी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में कोपेनहेगन निवासी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम चालक में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है वैसे वैसे किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणामों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव जो होता है, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में कोपेनहेगन निवासी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। ठीक है, इतना ही जानिए। आगे चलिए देखते हैं। किसी चालक से प्रवाहित की गई
विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। यानी कोई चालक है, ठीक है, यानी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा जो होती है के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है चालक से दूर जाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, विद्युत धारावाही सीधे चालक के तारों और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकीर्णित वृत्त होती है जिसका केंद्र तार पर होता है। यानी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है जिसका केंद्र तार पर होता है। किस पर होता है, केंद्र तार पर होता है। चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनल टू I एवं B प्रोपोर्शनल टू 1/r, जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, उसकी खोज आंद्रे मैरी एम्पियर ने की थी। कब की थी, 1775 से 1836 में की थी। ठीक है, यानी एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है। एक विद्युत धारा जो होती है दूसरी विद्युत धारा पर क्या लगाती है, बल लगाती है। इसकी खोज किसने की थी, आंद्रे मैरी एम्पियर ने की थी। कब, 1775 से 1836 के बीच में। जब समानांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण का बल लगता है। जब समानांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण का क्या लगता है, बल लगता है। अब जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अब औषध में चुंबकत्व हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र में क्या करती है, उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह आवेग जो होता है एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं, अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके एक अरव्य भाग के बराबर होता है। और जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके एक अरव्य भाग के क्या होता है, बराबर होते हैं। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वे हृदय एवं मस्तिष्क है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। यानी शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या बनता है, आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब MRI कहते हैं। अब इसके उपयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब के उपयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकीय का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ठीक है, अब परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तारों की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती है तथा भीतर के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है तथा
तथा भीतर के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है। जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तार यंत्र आदि। परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। अब वैद्युत अपघटन के नियम की खोज भी माइकल फैराडे ने ही की थी। वैद्युत अपघटन के नियम का खोज भी माइकल फैराडे ने की थी। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार के फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे को परस्पर लंबवत हो, परस्पर क्या हो? लंबवत हो। जो हो तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी। ठीक है, यानी ये कह रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, सुनिएगा। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, जब कुंडली की गति की दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिक होती है। तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? अधिक होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, कौन सा? दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। अब है, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या परस्पर लंबवत हो, क्या करें? ऐसे फैलाएं तीनों क्या एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ठीक है, यानी 90 डिग्री एक दूसरे के बने। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ओर संकेत करती हो और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। जो माध्यमा होगा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, अब आते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह, अर्थात प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। यानी लेंज का नियम कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह, अर्थात प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। अब नोट में आते हैं, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है। लेंज का जो नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है।
अब है प्रेरक कुंडली, एक ऐसी संयंत्र है, प्रेरक कुंडली एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत प्रबल विद्युत वाहक बल 50 से 100 किलोवाट तक उत्पन्न किया जाता है। यह उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो उपकरण होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस कुंडली का उपयोग होता है, पहला है विसर्जन नलियों को चलाने में, दूसरा है साधारण एक्स किरण नलियों को चलाने में, तथा तीसरा है मोटर गाड़ियों की दाह व्यवस्था को उच्च वोल्टता के लिए किया जाता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण वह गर्म हो जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण वह गर्म हो जाता है। ठीक है। अब डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के एक सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रतिवर्ती धारा के बारे में जानेंगे। क्या है प्रतिवर्ती धारा? अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। यानी ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा तथा प्रतिवर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यानी दिष्ट धारा तथा प्रतिवर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रतिवर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। दिशा क्या करता है? उत्क्रमित करती है। अब भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा हर यानी 1/100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। यानी इसकी प्रतिवर्ती धारा कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अब डीसी की तुलना में एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ है। डीसी की तुलना में एसी का एक क्या महत्वपूर्ण लाभ है कि यह है कि इसके द्वारा विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। डीसी की तुलना में एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके द्वारा विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय को प्रेषित किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा के मापक यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रतिवर्ती धारा के मापक यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। वहीं दिष्ट धारा के मापक यंत्र साधारणतः धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब प्रतिवर्ती धारा के मापक यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, वहीं दिष्ट धारा के मापक यंत्र साधारणतः धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। प्रतिवर्ती धारा को चोक कुंडली के उपयोग से कम किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा को चोक कुंडली के उपयोग से कम किया जा सकता है जिससे कि ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी न हो, जिससे कि ऊर्जा का क्षय बिल्कुल न हो। वहीं दिष्ट धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। वहीं दिष्ट धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। जिसमें ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। अब विद्युत चुंबक बनाने में वैद्युत अपघटन में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है। यानी वैद्युत चुंबक बनाने में विद्युत अपघटन में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। अब संचायक सेलों के आवेशन इस संचायक सेलों के आवेशन में भी केवल दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा का उपयोग नहीं होता है। प्रतिवर्ती धारा का उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है।
प्रतिवर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है, वहीं दिष्ट धारा को ट्रांसफार्मर से नहीं बदला जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है, वहीं दिष्ट धारा को ट्रांसफार्मर से नहीं बदला जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा किसी तार के परिच्छेद से समान रूप से प्रवाहित नहीं होती है। प्रतिवर्ती धारा किसी तार के प्रतिच्छेद से समान रूप से प्रवाहित नहीं होती है। अब इसका अधिकांश भाग तार की ऊपरी परत से प्रवाहित होती है, यानी इसका अधिकांश भाग तार की ऊपरी परत से क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसलिए प्रतिवर्ती धारा को एक मोटे तार के स्थान पर अनेक पतले विद्युतरोधी तारों को मिलाकर बने तारों से प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि उसकी ऊपरी स्तर का क्षेत्रफल अधिक हो। वहीं दिष्ट धारा पूरे परिच्छेद में से समान रूप से प्रवाहित होती है। अब प्रतिवर्ती धारा की उत्पादन लागत दिष्ट धारा की उत्पादन लागत की तुलना में कम होती है। प्रतिवर्ती धारा की उत्पादन लागत दिष्ट धारा की उत्पादन लागत की तुलना में क्या होती है, कम होती है। प्रतिवर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। प्रतिवर्ती धारा जो होती है दिष्ट धारा की तुलना में क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है। अब है घरेलू विद्युत परिपथ। घर में विद्युत आपूर्ति करने वाले तारों में जिस तार का प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे विद्युतमय तार अथवा धनात्मक कहते हैं। अन्य तार जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। अब भू संपर्क तार पर प्रायः हरा विद्युतरोधी आवरण होता है। भू संपर्क तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। अब इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उसका साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहेगा। यानी इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहेगा। अब विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के बीच 220 वोल्ट का क्या होता है, विभवांतर होता है। विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, फ्यूज है। क्या है, फ्यूज है। अब जब विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभरण हो सकते हैं। जब विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात विद्युत अधिक हो जाती है, इसे लघुपथन कहते हैं। अब विद्युत फ्यूज विद्युत साधित्र एवं विद्युत परिपथ को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा को प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाता है। फ्यूजों में होने वाला जल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। अब नोट में मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, लगभग 1000 ओम होता है। अब चुंबकत्व के दिशा संबंधी नियम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार
यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेंगे। यानी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का अंगूठा कहता है, इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की अंगूठा में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। दूसरा कह रहा है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम जो कहता है, स्क्रू एक काग पेंच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय बल की रेखाओं को धनात्मक दिशा बताएगी। अब है फ्लेमिंग। क्या है? फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम, जिस तार से होकर धारा बहती है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम कहता है जिस तार से होकर धारा बहती है, यदि उस तार के ऊपर यदि दाहिने हाथ को रखकर अंगूठे तथा पहली दो उंगलियों को इस तरह फैलाया जाए कि वे एक दूसरे के समकोणित दिशा में हो और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा बतावे तो मध्य वाली अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी। ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से दी जाती है। अब इसके अनुसार यदि हम अपने बाएं हस्त की प्रथम तीन अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी एवं माध्यमिका को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे को लंबवत हो और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता वे माध्यमिका की धारा की दिशा को बता वे अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाएगा। अब है ट्रांसफार्मर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एक निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र होता है जो एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में एवं निम्न एसी को वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में क्या बदल देता है। यह केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अब है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के कई गो नियम होता है, जैसे कि यह निम्न एसी विभव को उच्च एसी विभव में बदल देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है यह निम्न विभव यानी एसी जो होता है अल्टरनेट कनेक्शन को विभव को उच्च एसी में बदल देता है। अब इसमें प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। अब जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा कम हो जाती है। जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाती है। अब अपचाई ट्रांसफार्मर, यह उच्च एसी विभव को निम्न एसी विभव में बदलता है। दूसरा, इसमें द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होती है। यानी इसमें द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम होता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? 1 से कम होता है। जब विभव का मान कम होता है, जब विभव का मान क्या होता है? कम होता है तो धारा बढ़ जाती है। जब विभव का मान कम होता है तो धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब एसी डायनेमो या जनरेटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
एसी डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। विद्युत मोटर, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर जो होता है यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। दिष्टकारी, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। माइक्रोफोन जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नोट में है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्टेड ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्टेड ने की थी। अब है प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रतिवर्ती धारा होती है। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रतिवर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या उससे अधिक होती है। उसकी जो वोल्ट होती है 22,000 वोल्ट या उससे अधिक होती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ जाता है। सहायता से क्या होता है? वोल्टता बढ़ा देते हैं, जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकता है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम है। यानी ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय क्या है? बहुत कम हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 जो था चुंबकीय जो कि समाप्त हुआ। ठीक है।